आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारे बीएससी जी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है पेस्ट ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड स्टोरेज ग्रेन्स एंड देयर मैनेजमेंट, वो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं अभी आपको पेस्ट ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ाया था। जो मेजर आपके फील्ड क्रॉप्स थी, उनके जो इंसेक्ट थे उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। आज मैं उसी का एक नया जो है पार्ट है स्टोरेज ग्रेन पेस्ट, ठीक है ना, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो यानी स्टोरेज ग्रेन पेस्ट और उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये चीज़ पढ़ाऊँगा। यानी भंडार गृह में लगने वाले प्रमुख कीट और उसका प्रबंधन कैसे करें, इन सभी के बारे में आपको जो है वो पढ़ाऊँगा। तो आइए छात्रों जानते हैं कि स्टोरेज कौन कौन से मेजर स्टोरेज पेस्ट हैं जो हमारे स्टोरेज ग्रेन्स हैं उसको कैसे जो है वो प्रभावित करते हैं, उनका नेचर ऑफ डैमेज कैसा है और उसका जो है वो लाइफ साइकिल कैसा है और कैसे उनका हम जो है वो सही रूप से मैनेजमेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे। आइए छात्रों मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप लोग जो है वो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेजर स्टोरेज ग्रेन पेस्ट, ठीक है। तो मेजर स्टोरेज ग्रेन पेस्ट जो है वो कौन कौन से हैं इसमें आप जानेंगे। तो मेजर स्टोरेज ग्रेन पेस्ट जो है वो प्रमुख भंडारण अनाज कीट, ठीक है, प्रमुख भंडारण अनाज कीट, यानी भंडारण जो अनाज को हम भंडारित करते हैं, ठीक है ना, हम जो है वो अनाज को स्टोर करके रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय तक उसको हमको यूज़ करना है, उसलिए हम उसको स्टोरेज करके रखते हैं। और स्टोरेज जहाँ पर करते हैं उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है ग्रेनरी। क्या बोलते हैं? ग्रेनरी, या हिंदी में उसको कहते हैं गोदाम, ठीक है। तो जहाँ पर हम स्टोरेज करते हैं तो उसमें कई प्रकार के अनाज को स्टोर करने के बाद उसमें कई प्रकार के पेस्ट का अटैक हो जाता है, कीटों का अटैक हो जाता है, जो काफ़ी जब मात्रा में वो जो हमारे भंडारित अनाज होते हैं उनको वो प्रभावित करते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं, जिससे वो अनाज जो है वो खाने योग्य नहीं होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैसे हम इसको अच्छे से स्टोरेज करें, किस प्रकार से हमको उस पेस्ट के बारे में बचाना, कौन कौन से स्टोरेज पेस्ट हैं, स्टोरेज इंसेक्ट हैं जो हमारी फसल को प्रभावित करते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया आपको कि जो हम क्रॉप प्रोडक्शन में यानी फसल की खेत में कौन कौन से कीट लगते हैं, यानी फसल को उत्पादित करने में कौन कौन से कीट लगते हैं, उसके बाद जब हम फसल को कटाई मड़ाई के पश्चात जो है वो जब भंडारित करते हैं भंडार गृह में, तो वहाँ पर कौन कौन से इंसेक्ट पेस्ट का प्रभाव होता है ये भी हमको जानना होता है। तो जो हम फील्ड पे या फिर खेत में फॉर्म पे तो हमने प्रोटेक्शन कर लिया, फसल को कीटों से बचा लिया, वहीं तक हमारा ये प्रोटेक्शन सीमित नहीं होता है, बल्कि जब हम इसको भंडार गृह में स्टोरेज करते हैं, भंडारित करते हैं, तो वहाँ भी अनाज को जो है वो रक्षा, हमको अनाज को प्रोटेक्शन हमको प्रदान करना है, अनाज को अधिक समय तक चलाने के लिए अनाज को कीटों से वहाँ भी बचाना है, ये भी जो है हमको ध्यान जो है वो रखना है। क्योंकि भंडार गृह में कई प्रकार के कीट लगते हैं, अगर उसको हम सही प्रकार से सही समय पर नियंत्रित नहीं कर सके तो फिर हमारे अनाज जो है वो काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाएगा और हमें काफ़ी जो है वो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए भंडार गृह में भी सही कीट प्रबंधन जो है वो आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे छात्रों कि भंडार गृह में या ग्रेनरी में, स्टोरेज में कौन कौन से जो है वो कीट ऐसे हैं जो फसल को प्रभावित करते हैं। तो आइए जानते हैं। जैसा कि आप लोग स्टोर देख रहे होंगे प्रमुख भंडारण अनाज कीट, यानी प्रमुख जो है वो अनाज को जब हम स्टोरेज करते हैं भंडार गृह में लगने वाले, भंडारित अनाज में लगने वाले प्रमुख कीट जो है वो कौन कौन से हैं। तो ये एक आप जो है वो इंसेक्ट की मेजर लिस्ट देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये लिस्ट में कौन कौन से इंसेक्ट हैं उसको मैंने आपको जो है बताने का प्रयास किया है। तो सबसे पहला जो इंसेक्ट है वो है आपका राइस वेविल। राइस वेविल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? साइटोफिलस ओरिजाई, ठीक है ना, साइटोफिलस ओरिजाई। इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी आप देख लीजिए, चावल का घुन। क्या कहते हैं आपका, ये हम ले लेते हैं इसमें, ठीक है, चावल का घुन, ठीक है। तो इसको चावल का घुन हिंदी में बोलते हैं। दूसरा हो गया खपरा बीटल। खपरा बीटल को क्या कहते हैं? इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। क्या होता है? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। तो इसको हम खपरा जो है वो खपरा बीटल के नाम से जानते हैं।
दूसरा हमारा जो है ये है लेशर ग्रेन बोरर, ठीक है ना, लेशर ग्रेन बोरर। लेशर ग्रेन बोरर का जो साइंटिफिक नेम होता है राइजोपरथा डोमिनिका। क्या होता है? राइजोपरथा डोमिनिका। तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अनाज भेदक। अनाज छेदक सुरही, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो रेड रस्ट फोल बीटल। तो रेड रस्ट फोल बीटल क्या होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्राइबोलियम कस्टेनियम, ठीक है ना, ट्राइबोलियम कस्टेनियम। इसके साथ जो है आप ये देख रहे होंगे कि एक नाम जुड़ा हुआ है, जैसे एल जुड़ा है, ई जुड़ा है, एफ जुड़ा है, ये है। तो इसका जिस वैज्ञानिक ने नामकरण दिया है, नॉमेनक्लेचर दिया है, उसका भी नाम जो है वो इसके साइंटिफिक नियम से जुड़ा होता है। किसी भी जीव का, जंतु का जो है प्लांट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसका जीनस हो गया, उसका स्पीसीज हो गया, और जिसने उसका नॉमेनक्लेचर दिया है, नामकरण दिया है, उस वैज्ञानिक का नाम भी जो है वो उसके साथ जो है वो जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से इसका साइंटिफिक नेम जो है वो डिसाइड होता है। तो इससे तो रेड रस्ट फ्लोर बीटल जो है वो ट्राइबोलियम कस्टेनियम, इसका क्या होता है? लाल तना, लाल जो है वो कीट भेदक, लाल अनाज कीट भेदक, लाल अनाज कीट जो है वो भेदक होता है। ये पल्स बीटल जो होता है, पल्स बीटल का मतलब जो है वो साइंटिफिक नेम होता है कोलाइचोब्रूचस चाइनेंसिस। क्या होता है? कोलाइचोब्रूचस चाइनेंसिस। पल्स बीटल का मतलब क्या होता है? दलहन का कीट, दलहन का घुन या कीट जो है। इसी प्रकार से ग्रेन मॉथ होता है, ठीक है ना, ये अनाज मॉथ होता है, अनाज का फुदका, तो इसका हिंदी नेम भी होता है, ठीक है ना। तो ये सारे इसके जो है वो जो मेजर इंसेक्ट हैं, आपके स्टोरेज पेस्ट हैं, मेजर स्टोरेज पेस्ट है, वो मैंने आपको बताया। पहला है राइस वेविल, इसका साइंटिफिक होता है साइटोफिलस ओरिजेई, इसको हिंदी में कहते हैं चावल का घुन। और दूसरा है खपरा बीटल, इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्राइगोडर्मा ग्रेनेरियम, और इसको जो है आप जो है वो इसका हिंदी में भी इसको खपड़ा बीटल के नाम से ही जानते हैं, ठीक है ना। तो खपड़ा बीटल भी इसको कहते हैं। और तीसरा जो है लेशर ग्रीन बोरर, यानी अनाज का छेदक जो सुरही होती है, उसको हम लेशर ग्रीन बोरर के नाम से जानते हैं। रेड रस्ट फ्लोर बीटल, इसको जो है लाल अनाज की जो है वो लाल अनाज की सुरही कहते हैं, या लाल अनाज जो है वो भेदक कीट के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो पल्स बीटल है, इसका दलहन का जो है वो दलहन का घुन कहते हैं, या दलहन का कीट के नाम से जानते हैं। और ग्रेन मॉथ होता है, ये अनाज का फुदका होता है, ठीक है ना। इसको हम ग्रेन मॉथ क्या कहते हैं? अनाज का फुदका। इसका साइंटिफिक नेम होता है साइटोट्रोगा सेरेलिया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। ये सारे जो है वो इंसेक्ट हैं जो आपके मेजर पेस्ट हैं जो स्टोरेज में लगते हैं, इसी में से आपसे जो है वो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जो है अभी मैं इसको आपको डिटेल में बताऊंगा एक एक इंसेक्ट को। आपको सारी क्लास में स्टोरेज पेस्ट की जो भी क्लासेस होंगी उसमें मैं एक एक इंसेक्ट को जो है आपको बताऊंगा डिटेल से। तो आइए मैं आज जो है वो आपको कुछ मेजर पेस्ट है, मेजर जो इंसेक्ट है राइस वेबिल है, जो आपका मेजर राइस का पेस्ट है, उसके बारे में बताऊंगा। तो उससे पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहला जो इंसेक्ट है जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है राइस वेबिल, जिसको हम हिंदी में चावल की घुन का नाम से जानते हैं, ठीक है ना। राइस वेबिल, चावल का घुन। तो पहले मैंने आपको दिखाया सारे स्टोरेज पेस्ट के बारे में, एक लिस्ट दे दी जो आपके सिलेबस में है, आपको जो पढ़ना है। अब मैं उसी के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा कि आगे जो है वो एक एक जो इंसेक्ट हैं आपके स्टोरेज पेस्ट, उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहला मैं आपको जो है वो चावल का घुन या राइस वेबिल जो है वो आपको पढ़ाऊंगा आज।
तो राइस वेविल में सबसे पहला हम इसके बारे में जानेंगे कि इसका क्या जो है वो डिटेल क्या है, कैसे क्या है। तो जो चावल का घुन होता है या राइस वेविल, इसका नाम राइस वेविल ही क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले इसको जो है वो राइस की फसल में, राइस के अनाज में, यानी आपको जो है वो आपके चावल में देखा गया था। किस में देखा गया था? सबसे पहले इसको चावल में पाया गया था, देखा गया था, इसीलिए इसका नाम जो है वो चावल का घुन या राइस वेविल जो है इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी बात करेंगे साइंटिफिक नेम की। तो इसके अन्य नाम जो है वो सुंड वाली सुरही या फिर किल्ला, घनेड़ा आदि नाम से जो है वो लोकल नाम से इसको जानते हैं। दूसरा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसकी दो जातियां मिलती हैं। ठीक है, पहली जात कौन होती है? पहला है साइटोफिलस ओरिजेई लिन होती है, और दूसरी जात जो होती है वो होती है साइटोफिलस ग्रेनेरियम लिन। ठीक है ना, तो इस प्रकार की दो स्पीसीज जो है इसकी पाई जाती हैं। इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है कोलियोप्टेरा। कौन सा ऑर्डर होता है? कोलियोप्टेरा ऑर्डर होता है। ठीक है, तो जितने भी कोलियोप्टेरा जो ऑर्डर होता है, कोलियोप्टेरा जो गण होता है, वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर होता है इंसेक्ट का। तो जितने भी स्टोरेज पेस्ट हैं, भंडार में लगने वाले कीट हैं, जितने भी बीटल्स हो गए, कीट हो गए, छोटे स्मॉल इंसेक्ट जितने होते हैं, वो सारे कोलियोप्टेरा ऑर्डर में जो है वो आते हैं। तो कोलियोप्टेरा का काफ़ी जो है वो लार्जेस्ट ऑर्डर होता है इंसेक्ट पेस्ट का। इसकी जो फैमिली होती है वो कुक्लियोनिडी होती है। क्या होती है? कुक्लियोनिडी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका जो है वो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है वो किया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा इसका फिगर देखेंगे। इस प्रकार से जो है वो आप आइडेंटिफाई इसको देख करके आसानी से कर सकते हैं कि ये कौन सा इंसेक्ट है। तो इस प्रकार का इंसेक्ट जो है वो आप राइस में अक्सर जो है वो देखते होंगे। तो राइस में जो है इस प्रकार का अगर इंसेक्ट आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये राइस वेविल है। राइस वेविल के बारे में थोड़ा सा जो है वो इसका जो है वो बायोलॉजी आपको बता दूंगा। इसका जो आपका जो माउथ होता है वो होता है प्रोगैनेथस होता है। किस प्रकार का होता है? प्रोगैनेथस। जो इसका माउथ होता है वो प्रोगैनेथस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आपका अधोन्मुखी। ठीक है ना, अधोन्मुखी मुख होता है इसका। देखिए, ये सूंड की तरीके से इनका आगे की तरफ निकला होता है, और ये जो है वो जो सूंड की तरीके से निकला होता है, ये थोड़ा सा जो है वो झुका हुआ, बॉडी शेप से थोड़ा झुका हुआ होता है और सीधे होता है। तो ये जो स्नॉट निकला होता है ये प्रोगैनेथस टाइप का होता है। तो ये लॉन्ग स्नॉट होता है। ये जो सूंड होती है वो बड़ी होती है, और इसी सूंड के जो है वो अनाज में, ये सूंड के माध्यम से, इस सूंड के माध्यम से जो है वो स्क्रैप करते हैं। क्या करते हैं? स्क्रैपिंग करते हैं। अनाज से जो है ये क्या करते हैं? ये सूंड से जो है वो अनाज को खुरचने का काम करते हैं, दाने को जो है वो खुरच करते हैं। और जो एडल्ट होती है फीमेल, वो एग लेइंग कर देती है आपके जो है वो दाने के ऊपर। इस प्रकार से क्या होता है कि एग लेइंग करने हैं, फिर वो एग लेइंग कर देती है और वहीं पर अंडों को रख देती है, और फिर अंडे बड़े होकर के उसी छिद्र के माध्यम से वो जो है ग्रब जो है इसके निकल करके अंदर जो है अनाज के प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद इसका जो सेकेंड पार्ट होता है वो पिट ऑन थोरेक्स होता है। इसका जो सेकेंड पार्ट होता है वो क्या होता है? इसका थोरेक्स होता है। और इसका जो है वो जो इसका पिछला भाग होता है वो लाइट स्पॉट्स ऑन विंग, और इसको जो विंग्स होती हैं, पंख में जो है वो लाइटिंग के स्पॉट्स पड़े होते हैं। यानी जो इसके पंख होते हैं वो देखेंगे आप जो है वो, अगर उस पर लाइट पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो बिल्कुल चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम जो है वो आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। ये इसके हाइंड लेग्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइंड लेग्स होते हैं। और ये इसके जो है वो प्रोलेक्स होते हैं, यानी पिछले पैर होते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो है वो बायोलॉजी होती है। ये इसके विंग्स होते हैं, लिखा ही है इसमें। ठीक है ना, तो ये विंग्स जो है उसमें 2 पेयर होते हैं। इस प्रकार से इसकी बनावट जो है वो होती है। ऐसे हम आसानी से इसको आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद इसके पोषक अन्न कौन कौन से हैं? इसके पोषक अन्न है जो है वो चावल है, गेहूं है, धान है, मक्का है, ज्वार है, जौ है। ठीक है ना, यानी ये प्रमुख रूप से कई प्रकार के अनाजों पे अपना अटैक करती है, कई प्रकार के अनाजों को ये प्रभावित करती है। जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, आपका धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, जौ हो गया,
कई अनाजों को जो ग्रेमी फैमिली के मोस्टली ग्रेमी फैमिली को जो आपके जो फसल है क्रॉप है उसको जो है ये प्रभावित करती हैं। इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है, कैसा इसका वितरण है, तो ये जो है कीट मध्य तापक्रम वाले समस्त देशों में पाया जाता है। भारत के सभी प्रदेशों में ये जो है मिलता है, इसका यदि स्थान माना जाता है। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी जितने भी ये जो मध्य तापमान है, अधिकतम तापमान जहाँ पर होता है मतलब मध्य तापक्रम वाले जो आपके सेमी ह्यूमिड रीजन्स हैं, आपके सेमी जो ड्राई एरियाज़ हैं जहाँ पर तापक्रम मध्यमान रहता है, जहाँ ठंडी और गर्मी दोनों पड़ती है, वहाँ पर ये मुख्यतः जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार जहाँ पर एकदम ठंडी पड़ती है, केवल शीत ही रहता है, वहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं। जहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ठंडी और गर्मी दोनों पड़ता है, सेमी ह्यूमिड रीजन होते हैं, वहाँ पर ये कीट मुख्यतः जो है वो पाया जाता है। तो भारत के सभी राज्यों में लगभग ये जो है कीट जो है वो पाया जाता है। अब इसके बारे में आगे जानेंगे। ये जो है वो इसका क्षति और महत्व, नेचर ऑफ डैमेज कैसा होता है। तो नेचर ऑफ डैमेज की बात करेंगे तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रमुख कीट होता है आपके जो है वो राइस की क्रॉप के, चावल का। तो चावल का जो है वो काफ़ी प्रमुख कीट होता है। ये चावल की फसल को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रभावित करता है। चावल की फसल को सबसे पहले यही है जो है वो इसके जो एडल्ट्स होती हैं आपको, जैसे इनका संक्रमण हो जाता है। संक्रमण कैसे हो जाता है, जब हम अनाज को जो है वो मड़ाई करते हैं तो मड़ाई करने वालों पे, मड़ाई जहाँ हम करते हैं अगर वहाँ का स्थान जो है वो वहाँ पर जो है साफ़ सफाई ठीक से नहीं है, कहीं पर भी इसके जो है वो जो चावल की घुन होती हैं वो अगर मौजूद हैं तो वो आकर के फसल में आ जाती हैं और फिर वहीं से इनके जो एडल्ट्स होते हैं वो जो है जैसे ही इसको हम अनाज को लाते हैं और बैग में या फिर जो है वो भंडार गृह में रखते हैं तो जो भी इंसेक्ट इसमें आ जाते हैं उनके जो एडल्ट्स होती हैं, फीमेल एडल्ट्स होती हैं, वो खुरच करके दानों के ऊपर एग लेइंग कर देती हैं। और एग लेइंग करने के पश्चात जो है वो फिर वो एग जो है वो एग से जो है वो ग्रब निकलते हैं, यानी लार्वी निकलते हैं, और वो लार्वी जो है दाने के अंदर छोटा सा छिद्र बना करके खोखला करके प्रवेश कर जाते हैं और अंदर ही अंदर दाने को खोखला कर देते हैं। सामने से हमको ये पता नहीं चल पाता है कि दाना जो है वो कीट प्रभावित है कि नहीं है, और अंदर अंदर पूरा दाना हम देखेंगे कि खोखला हो जाता है और इतना ज़्यादा फसल प्रभावित हो जाती है कि दाना खाना तो छोड़िए, ना खाने योग्य होता है ना वो बोने योग्य होता है। ठीक है ना, दोनों योग्य नहीं होता है। और एक चीज़ है, अगर उसमें मॉइस्चर रहती है, नमी ज़्यादा रहती है अनाज में, नमी मान लीजिए अगर सही से सुखाया नहीं है उसको, अगर उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है अनाज में, तो फिर वो क्या होता है कि उसमें कई प्रकार के फंगस का अटैक भी हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है, कवक का प्रकोप हो जाता है, जिससे दाने में क्या अजीब सी बदबू आने लगती है। फिर उस दाने को अगर हमको पशुओं को भी खिलाते हैं, पशु भी उसको सही से जो है वो नहीं खाता है, तो वो दाना किसी जो है वो प्रकार से हमारे यूज़ में नहीं आता है और काफ़ी ज़्यादा हमको आर्थिक नुकसान उठाना जो है वो पड़ता है। तो इस प्रकार से इनका नेचर जो है वो डैमेजिंग नेचर होता है। ये वैसे तो जो है वो मोस्टली आपको साल भर प्रभावित करते हैं फसल को, लेकिन मोस्टली जो है वो जब ज़्यादा हाईली टेम्परेचर होता है, जैसे मान लीजिए कि इधर आपका जो है वो जुलाई से लेकर के नवंबर तक ये सबसे ज़्यादा फसल को जो है वो आपके अनाज को प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये इनके लिए फेवरेबल टेम्परेचर होता है। उधर जब लो टेम्परेचर होने लगता है, जब ठंडी के दिनों में तापक्रम काफ़ी निम्न हो जाता है, तो इनकी क्रियाशीलता जो है वो कम हो जाती है, ये सही से एक्टिविटी जो है वो नहीं कर पाते हैं, तो इतना ज़्यादा फसल को जो है वो नहीं प्रभावित करते हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में ये काफ़ी जो है वो अनाज को नुकसान जो है वो पहुंचाते हैं। अगर हम सही समय पे आपने अनाज को नहीं देख सकते हैं, नहीं इनका इस कीट का जो है वो ट्रीटमेंट कर पाते हैं, तो फसल को काफ़ी ज़्यादा लगभग 70 to 90% जो है वो नुकसान जो है नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार से सही हम प्रबंधन करके समय से सही साफ़ सफाई का अनाज की रख करके इससे कीट को हम जो है वो बचा सकते हैं। आइए डिटेल में जानते हैं कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह कीट भंडारित अनाज का जो है वो प्रमुख शत्रु होता है और अनाजों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसका नाम इसलिए चावल का है, चावल में पहले पाया गया था, इसीलिए इसको चावल का घुन के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है ना। इसके बाद इसके प्रौढ़ तथा गर्भ दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उनके काटने और चबाने वाले मुखांग होते हैं। तो इसको जो सबसे पहले इसमें आप जान लीजिए कि जो इनके जो प्रौढ़ होते हैं और जो ग्रब्स होती हैं, तो ये कोलिप्टोडा आर्डर के जो लार्वी होते हैं, लार्वा जो होते हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं, ग्रब के नाम से जानते हैं। तो इनके जो एडल्ट्स होते हैं और जो इनके ग्रब्स होते हैं, दोनों फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या यानी इनके जो
डैमेजिंग स्टेज होती है, डैमेजिंग जो स्टेज होती है इनकी वो होती है आपका जो है वो एडल्ट्स एंड ग्रब्स, एडल्ट्स एंड ग्रब्स, ठीक है। एडल्ट और ग्रब्स जो है वो दोनों फसल को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। यानी ये जो एडल्ट्स होते हैं इनके प्रौढ़ होते हैं और जो इनके ग्रब्स होते हैं यानी लार्वी होती हैं, दोनों ही जो है वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और इनके माउथ पार्ट किस प्रकार के होते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के। किस प्रकार के, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के। इनके जो माउथ पार्ट होते हैं वो बाइटिंग एंड चेविंग टाइप होते हैं। तो काटने एवं चबाने वाले जो मुखांग होते हैं उससे क्या करते हैं, ये फसल को काट देते हैं जगह जगह से और उसको जो है वो पूरी तरह से जो है वो जगह जगह छेद कर देते हैं, जिससे अनाज जो है वो काफ़ी जो है वो नुकसान हो जाता है। अनाज का जो एम्ब्रियो होता है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। आप देखेंगे छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं अनाज में, और जब उसको देखेंगे तो बिल्कुल खोखला अंदर अंदर हो जाता है। सामने से आप नहीं पहचान पाएंगे कि अनाज में कीट का प्रकोप है कि नहीं है, छोटा सा छिद्र दिखाई देगा। और जब अनाज को कायदे से देखेंगे तो पूरा जो है खोखला आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इनके जो है वो कैरेक्टर्स दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद जो है इसकी सूढ़ी को जो है वो क्या कहते हैं, ग्रब कहते हैं। मैंने आपको बताया है कि जो कोलियोप्टेरा ऑर्डर के लार्वी होते हैं उसकी जो सूढ़ी होती है, सूढ़ी अवस्था जो होती है उसको क्या कहते हैं, ग्रब के नाम से जानते हैं। और ये जो है वो ग्रब अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो इनकी ग्रब की स्टेज होती है, जो सेकेंड स्टेज इनकी ग्रब होती है, इसको हम लार्वी भी कहते हैं, तो ये काफ़ी मोस्टली डैमेज करती है, मोस्टली डैमेजिंग स्टेज जो है वो होती है। इसके बाद मादा कीट दाने के अंदर छोटा सा छिद्र बना करके ये अंडे जो है वो रखती है, ठीक है ना। तो जो मैंने बताया है ना कि फीमेल जो होती है वो छोटा सा छिद्र बना करके अपने सूंड से खुरच करके अनाज के ऊपर जो है वो छोटा अपने छिद्र को रखती है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, ऐसे ये मान लीजिए आपका जो है वो अनाज है और इस पर जो है वो छोटा सा छिद्र बना करके आप जो है वो अंडे को जो है वो रख देती है, और फिर यही अंडे जो है वो निकल करके अंदर दाने में जो है वो छेद करके पूरा जो है वो खोखला जो है वो कर जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये फसल को प्रभावित कर देते हैं। उसके बाद इसके जो है वो उसी के अंदर प्रवेश कर जाता है तथा अंदर समस्त भाग को खा जाता है। इस प्रकार दाने खोखले हो जाते हैं, खाने बोने योग्य नहीं रहते हैं और बिल्कुल हल्का वजन हो जाता है। तो इस प्रकार के जो दाने रहते हैं वो बिल्कुल जो है वो खोखले हो जाते हैं और उनका वजन बिल्कुल हल्का हो जाता है, और बिना ना तो वो खाने योग्य होते हैं और ना वो बुआई करने के लिए, ना उनको हम बीज के रूप में ही प्रयोग कर सकते हैं, किसी प्रकार से वो यूज़ हमारे लिए नहीं होते हैं। इस प्रकार जो होता है जब उनका वज़न हल्का हो जाता है तो काफ़ी आर्थिक नुकसान हमको उठाना पड़ता है, और वो आपको बेचने के योग्य भी जो है वो नहीं रहते हैं, और उनकी क्वालिटी बिल्कुल निम्न हो जाती है, यानी लेस क्वालिटी का अनाज जो है वो हो जाता है। किसी किसी दाने का तो बाहर केवल छिलका ही शेष बच जाता है तथा अधिक क्षति जुलाई से नवंबर तक होती है। किसी किसी का जो है वो कुछ दानों में आप देखेंगे केवल इसमें शेष छिलका ही बचेगा, बाकी अंदर अंदर का जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, पूरी तरह से खा करके नष्ट कर देते हैं, केवल छिलका ही बचा रहता है और वो किसी योग्य जो है वो नहीं रह जाता है। और इनका जो सबसे ज़्यादा प्रकोप होता है जुलाई से नवंबर तक जो है वो देखा गया है, यानी जुलाई से नवंबर तक ये फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जब जो है वो सेमी रहता है, यानी मॉइस्चर भी रहता है इन्वायरमेंट में और गर्मी भी रहती है, उस अवस्था में फसल को जो है वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अधिक जाड़े तथा गर्मी में इसकी क्रियाशीलता जो है कमज़ोर पड़ जाती है। मैंने आपको बताया पहले, जब लो टेम्परेचर हो जाता है तो इनकी जो एक्टिविटी होती है, फसल को प्रभावित करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, यानी उस समय ये निष्क्रिय रहते हैं, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तब से फिर ये अनाज को नुकसान पहुंचाना जो है वो शुरू कर देते हैं, और उपयुक्त ताप और नमी होने पर इनकी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। यदि भंडारित अनाज में नमी अधिक है तो खाए हुए अनाजों पे जो है वो आपका कवक या फंगस का अटैक जो है वो हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम सही से अनाज को सुखा करके भंडारित नहीं किए हैं, अनाज को स्टोरेज नहीं किए हैं, तब फिर जो है वो अनाज में जो है फंगस का भी अटैक हो जाता है, तमाम प्रकार के जो है फंजाई भी लग जाते हैं, फंजाई यानी कवक भी लग जाते हैं। तो फिर ये फसल जो है वो आपका इंसेक्ट के साथ साथ जो है वो फंगस का अटैक भी हो जाता है। तो फंगस का जो अटैक हो जाता है तो फसल जो है बिल्कुल अजीब सी दुर्गंध इस पर आने लगती है, फिर वो अनाज जो है बिल्कुल पशु भी उसको नहीं खाते हैं, तो उसको यानी फेंकना ही पड़ता है और काफ़ी नुकसान जो है वो हो जाता है। अनाज में काले काले पिंड जो है वो बन जाते हैं, अनाज में दुर्गंध आने लगती है
और इसे जो है पशु भी जो है वो खाना पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम इसका डैमेजिंग नेचर देखेंगे तो आप फसल में जो है वो आप इंसेक्ट में इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये आपके जो है वो राइस वेवल्स हैं जो राइस की फसल को जो है वो प्रभावित करते हैं। तो आप राइस की फसल देखेंगे ऐसे ऐसे आपको शुरू में स्पॉट्स दिखाई पड़ेंगे, जो आपको अनाजों के बीच में स्पॉट दिख रहे हैं, ये अनाज के बीच में आपको जो है वो स्पॉट दिखाई देंगे। कहीं कहीं देखेंगे कि जब ये डैमेज करते हैं फसल को तो उस पर जो है वो आपको छोटे छोटे स्पॉट दिखाई देंगे जो फंगस का अटैक होता है, और कटे फटे अनाज दिखाई देंगे। हाथ डालने पे अनाज पे जो है बिल्कुल पाउडर जैसा आपके हाथ में चिपक जाएगा। तो इस प्रकार से इनका जो है वो नेचर ऑफ डैमेज जो है वो होता है। तो इस प्रकार से ये कीट जो होते हैं जो फसल को जो है वो प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे, ठीक है। ये फसल को जो है वो, इसके बाद बात आती है इनके लाइफ साइकिल की। तो इसका जीवन चक्र में 4 अवस्थाएं होती हैं, एक लार्वा, एक ग्रब, प्यूपा और एडल्ट होती है, ठीक है ना। क्या क्या होती है? एक्स, ग्रब्स, प्यूपा एंड एडल्ट। ठीक है, इस प्रकार से जो है इनका लाइफ साइकिल होता है, एक्स, ग्रब्स, प्यूपा एंड एडल्ट्स, ठीक है ना। तो इनके जीवन चक्र में जो है वो इनका जो लाइफ साइकिल होता है, इनका जो लाइफ स्टेज होती है इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एग, ग्रब्स, प्यूपा एंड एडल्ट्स, ठीक है ना। जो इनकी सेकेंड स्टेज होती है जिसको हम लार्वी स्टेज कहते हैं, तो जो कोलियोप्टेरा ऑर्डर होते हैं उसके लार्वी क्या कहते हैं? ग्रब्स कहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम ग्रब के नाम से जानते हैं। तो इसमें किस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस होता है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनका जो इसमें जो है जीवन चक्र होता है वो पूर्ण जीवन चक्र होता है, ठीक है ना। यानी कंप्लीट लाइफ साइकिल इसमें जो है वो पाई जाती है। तो इसमें सबसे पहली जो अवस्था आपकी जो है वो एक्स होती है। एक्स जो है वो इस प्रकार से सफ़ेद कलर के अंडे जो है वो देते हैं। जो फीमेल होती है वो अपनी सूंड से जो है वो अनाज के ऊपर जो है खुरच करके सफ़ेद के कलर के जो है वो अंडे जो है वो रखती है एक झुंड में, और फिर उन्हीं अंडों से जो है वो ग्रब्स निकलते हैं, और जो छिद्र अनाज में इनकी एडल्ट्स किए रहती है उसी छिद्र जो है वो छिद्र से प्रवेश कर जाते हैं अनाज के अंदर और दाने को जो है वो प्रभावित करने लगते हैं। इसके बाद जो है जो इनकी सेकेंड स्टेज होती है वो लार्वा स्टेज होती है। लार्वा को क्या कहते हैं? हम ग्रब के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, ग्रब्स। तो ये इस प्रकार से इनके लार्वा होते हैं। और तीसरे जो होते हैं इनके प्यूपा। प्यूपा स्टेज क्या होती है? प्यूपा जो है वो इनएक्टिव स्टेज होती है। प्यूपेशन पीरियड में इनके विंग्स डेवलप हो जाते हैं, इनके पंख डेवलप होते हैं, एंटीनी डेवलप हो जाती हैं और ये पूर्ण विकसित हो जाते हैं। उसके बाद फिर प्यूपा से क्या निकलते हैं? एडल्ट निकलते हैं। तो एडल्ट इनके इस प्रकार से होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इनकी जो है वो किस प्रकार का इनका जो है जीवन चक्र जो होता है पूर्ण जीवन चक्र होता है, यानी कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसमें एग, ग्रब और प्यूपा और एडल्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो है वो इनको आसानी से आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद पहली जो स्टेज होती है उसको हम अंडे या एग्स के नाम से जानते हैं। तो फीमेल क्या करती है? मादा प्रौढ़ बनने के लगभग 5 दिन के पास अंडा देना शुरू कर देती है। जो फीमेल्स होती है वो लगभग 5 दिनों के बाद, एडल्ट होने के 5 दिनों बाद जो है वो एग लेइंग करना जो है वो शुरू कर देती है। और अंडे देने से पहले मादा दाने अपने मुंह से एक छोटा सा छेद करती है, ठीक है ना। मैंने पहले बताया है कि अंडे देने के पहले जो है फीमेल जो है वो एग्स के ऊपर वो दाने के ऊपर एक खुरच करके अपनी सूंड से एक छोटा सा छिद्र करती है और उसे जो है अंडे दे करके उसे छिद्र को बंद कर देती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मादा प्रायः एक दाने में एक ही अंडा रखती है, परंतु कभी कभी 2 या जो है वो 3 अंडे रखे जाते हैं। तो जो फीमेल्स होती है, फीमेल एडल्ट्स होती हैं, वो एक दाने में केवल 1 अंडे या 2 अंडे जो है वो रखती है। यानी जो अंडे होते हैं उसको अलग अलग दानों में फीमेल जो है वो रखती है, यानी एक दाने में 1 या 2 अंडे ही रखती है, ठीक है ना। इस प्रकार से इनका जो है वो नेचर होता है। और प्रत्येक अंडा लगभग जो है वो 0.7 mm लंबा होता है और 0.3 mm जो है वो चौड़ा होता है। यानी एक्स का जो साइज होता है वो 0.7 mm जो है वो
इसकी लंबाई होती है और लगभग जो है वो 0.3 mm जो है उसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। और मादा अपने जीवन काल में लगभग 250 से 300 अंडे देती है, यानी फीमेल जो होती है पूरे अपने लाइफ साइकिल में लगभग 250 से 300 जो है वो एग लेइंग जो है वो करती है, ठीक है ना। इस प्रकार से इनकी टोटल एग लेइंग जो करती है वो लगभग 200 से 250 से 300 अंडे जो है वो अपने पूरे लाइफ साइकिल में फीमेल जो है वो देती है। जो सेकेंड स्टेज होती है वो होती है ग्रब। जो कोलियोप्टेरा आर्डर के इंसेक्ट होते हैं उनकी लार्वी को यानी सेकेंड स्टेज को, एग के बाद वाली अवस्था को हम ग्रब के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अंडे निकलने के बाद ग्रब पीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है, जिसका जो है वो लंबाई लगभग 0.8 mm जो है वो होती है। यानी जो ग्रब्स होते हैं यानी सूड़ी अवस्था जो होती है वो सूड़ी जो है वो लगभग पीले आकार की होती हैं। सूड़ियाँ जो है वो छोटी छोटी आपको दाने में चलते हुए जो है वो दिखाई पड़ेंगी। उनका आकार जो होता है 0.8 mm का लगभग शुरुआत में होता है, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये निकलने के फ़ौरन बाद दाने के कोमल स्थान पर जो है वो खाते हुए अंदर प्रवेश कर जाती हैं और फिर प्रौढ़ बनने के बाद ही बाहर निकलती हैं। तो ये जो आपकी ग्रब्स होते हैं ये जो है वो एक से ग्रब्स निकलते हैं और जो इनकी फीमेल जो एडल्ट्स होती हैं वो छिद्र किए रहती हैं, उसी छिद्र से ये अंदर प्रवेश कर जाते हैं दाने के, और दाने के कोमल भागों को जो है वो खा करके खोखला कर देते हैं और भ्रूण को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं। और जब दाने को खा लेते हैं और जब एडल्ट हो जाते हैं यानी प्यूपा भी अंदर ही करते हैं, प्यूपेशन में कन्वर्ट होते हैं और जब उससे एडल्ट निकलते हैं तभी ये दाने के बाहर जो है वो निकलते हैं, ठीक है ना। यानी एक के बाद जो है वो ग्रब और प्यूपा स्टेज जो है वो दाने के अंदर ही जो है वो होती है, ठीक है। इस प्रकार से फसल को जो है वो डैमेज करते हैं। इनके जो मुखांग होते हैं वो काटने तथा चबाने वाले होते हैं, जिससे जो है ये फसल को प्रभावित करते हैं। बाइटिंग एंड चेविंग टाइम मुख होते हैं, इनके माउथ पार्ट होते हैं, जिससे ये दाने को काट करके खोखला जो है वो कर देते हैं, यानी काट करके खा जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इनका ग्रब जो होती है वो 25 से 35 दिनों के बाद क्रिमकोश में बदलती हैं। यानी जो ग्रब स्टेज होती है 25 से 35 दिनों के पश्चात जो है वो आपके जो है वो एडल्ट स्टेज यानी आपके जो है वो आपके प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट हो जाती हैं। 25 से 35 दिनों के बाद जो है वो प्यूपेशन में चली जाती हैं और उससे फिर एडल्ट जो है वो बन जाती है। इसके बाद बात आता है प्यूपा अवस्था, यानी थर्ड स्टेज जो होती है इनकी, उसको हम क्रिमकोश या प्यूपेशन स्टेज कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग जो 2.3 mm की होती है और ये जो है वो भूरे रंग का होता है। जो उनकी प्यूपा होते हैं वो लगभग 2.5 mm के होते हैं और उनका रंग जो होता है वो भूरे कलर के होते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इनकी जो प्यूपेशन स्टेज होती है वो लगभग 4 से 7 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है? 4 से 7 दिनों की, और 14 से 20 दिन जो है वो की होती है, ठीक है ना। तो यानी गर्मी के दिनों में लगभग 4 से 7 दिनों की होती है और ठंडी के दिनों में जो इनकी प्रिपरेशन होती है वो लगभग जो है वो 14 से 20 दिनों की जो है वो हो जाती है, ठीक है ना। यानी गर्मी के दिनों में इनका प्रिपरेशन जो पीरियड होता है वो बढ़ जाता है और ठंडी के दिनों में वो जो है वो कम हो जाता है। इनके जो एडल्ट्स होते हैं ये भूरे रंग का लंबा बेलनाकार होते हैं, ठीक है ना। इनके एडल्ट्स जो होते हैं भूरे रंग के होते हैं, लंबे होते हैं और कभी कभी इसका रंग जो है वो काला हो जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3.5 mm की जो है वो होती है, ठीक है ना। तो इनके एडल्ट्स जो है वो लंबे आकार के होते हैं, भूरे आकार के होते हैं और इनका जो माउथ होता है वो प्रोगैनेथस टाइप का होता है। कैसा होता है? प्रोगैनेथस, ठीक है। और इनका रंग जो है वो ब्लैक कलर का होता है और इसकी लंबाई लगभग 3.5 mm जो है वो होती है। इनके सिर के आगे लगभग 1 mm की लंबी सूंड निकली होती है और इनका आधार दंडाकार जो है एंटीनी होती है। और जैसा कि इनकी जो सूंड होती है वो लंबाकार की होती है, जिसको हम प्रोगैनेथस माउथ पार्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अधोन्मुखी इनके जो है मुख जो है वो पाए जाते हैं। इनकी 2 जोड़ी पंख होते हैं, यानी 2 पेयर्स ऑफ विंग होती हैं और अगली जोड़ी जो है वो सख्त होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रा फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। तो जो विंग्स होते हैं जहाँ पर मुड़े होते हैं एक दूसरे से, जो पंख होते हैं जहाँ पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं अलग अलग दिशा की ओर, उसे हम इलेक्ट्रा फॉर्म कहते हैं। तो इनके जो विंग्स होते हैं वो इलेक्ट्रा फॉर्म होते हैं और चमकीले होते हैं, ठीक है। इसके जीवन चक्र में लगभग 36 से 69 दिनों का जो है वो पूर्ण होता है। यानी इनका जो टोटल लाइफ साइकिल होता है, जो पूर्ण जीवन चक्र होता है वो लगभग 36 से 69 दिनों का जो है वो होता है, ठीक है। और लगभग 6 से 8 जनरेशन जो है वो होती हैं, ठीक है।
यानी 6 से 8 पीढ़ियाँ जो है वो इनकी होती हैं। और जो टोटल लाइफ साइकिल होता है 36 डेज टू 69 डेज का होता है। और इसमें जो प्रौढ़ होते हैं वो गर्मियों में बनते हैं और 21 से 28 दिनों तक जो जाड़े में जो है वो बनते हैं। यानी जो एडल्ट होते हैं वो गर्मियों के दिनों में जो है वो काफ़ी दिनों में काफ़ी जो है जल्दी बन जाते हैं, और जो ठंडी के दिनों में एडल्ट जो है वो देर में जो है बनते हैं। यानी प्यूपा पीरियड जो है होता है वो गर्मी के दिनों में घट जाता है और ठंडी के दिनों में जो है वो बढ़ जाता है। और लगभग 70% नमी तथा 17 डिग्री टेम्परेचर 220 दिनों में 25 डिग्री 35 दिनों तक, ये 28 डिग्री पर मात्र 28 दिनों के ही पूरा जो है होता है। इसके साथ ही जो है वो अगर जो है वो मॉइस्चर की मात्रा इन्वायरमेंट में ज़्यादा है और टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है तो उस समय जो है वो इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो प्रभावित होता है। तो टेम्परेचर के हिसाब से तापमान के अनुसार इनका लाइफ साइकिल भी चेंज होता है। ठंडी के दिनों में इनका जो है वो लाइफ साइकिल वो आपका देर में कंप्लीट होता है, और जो गर्मी के दिनों में इनका लाइफ साइकिल जो है वो जल्दी से कंप्लीट होता है। यानी एक से लार्वा प्यूपा और प्यूपा से एडल्ट बनने में जो है इनका काफ़ी जल्दी ये कन्वर्ट जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब इसके बात करेंगे, इसकी नमी की मात्रा में ज़्यादा इनका जीवन चक्र होता है। यानी अगर अनाज में मॉइस्चर ज़्यादा है इन्वायरमेंट में तो अनाज को ज़्यादा प्रभावित करते हैं इनके एडल्ट, और अनाज में मात्रा अगर नमी की कम है तो ये अनाज को शीघ्र प्रभावित जो है वो नहीं कर पाते हैं। और इसी तरह से अगर इन्वायरमेंट में मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा है जैसे बरसात के दिनों में तो इनके लिए क्या होता है, फेवरेबल होता है, ये फसल को ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। और जब ड्राई इन्वायरमेंट होता है, शुष्क मौसम होता है, जैसे आपका जो है वो अप्रैल मई जून के महीने में, उस समय इनकी एक्टिविटी जो होती है उस समय फसल को प्रभावित करने की क्षमता इनकी कम होती है। ठीक है, इसी प्रकार से ये एक जोड़ी नर तथा मादा एक मौसम में लगभग जो है वो आपका लगभग 10 लाख जो है वो कीट जो है पैदा करते हैं। तो यानी एक फीमेल्स और मेल्स जो होते हैं यानी फीमेल और मेल होते हैं वो जो है लगभग 10 लाख तक जो है ये जो है संख्या प्रोड्यूस कर देते हैं। यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बड़ी मात्रा में जो है वो कीट को पैदा करने की क्षमता इनकी होती है। यानी एक कीट जो है वो एक फीमेल और मेल जो है वो मिल करके लगभग 10 लाख जो है वो कीट जो है वो पैदा कर देते हैं। इसीलिए इनकी संख्या जो है वो स्टोरेज ग्रेन से बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा कम समय में फसल को ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा देते हैं। आप सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस बात करेंगे इसके नियंत्रण की। इसका नियंत्रण हम कैसे करेंगे, यानी इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, तो कंट्रोल लगभग सारे इंसेक्ट पेस्ट का लगभग सेम है। एक दिन मैं स्पेशल जो है आपको कंट्रोल की क्लास आपको अलग से पढ़ा दूंगा इन सब का। तो मेजर कंट्रोल ये है कि सबसे पहले हमको ध्यान देना चाहिए कि हमको जो है वो जब अनाज हमारी फसल तैयार हो जाती है तो उसी समय से हमको जो है वो भंडारण के विषय में सोचना चाहिए। यानी हम जब फसल को मड़ाई के लिए मड़ाई करते हैं तो जिस यंत्र से हम मड़ाई करते हैं, चाहे हम ट्रैक्टर से कर रहे हो चाहे हम खलिहान में कर रहे हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, ट्रैक्टर से कर रहे हैं तो जो भी अनाज हो बिल्कुल, जो उसका इक्विपमेंट हो, जो उसका थ्रेशर वगैरह हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, या फिर हम अगर जो है वो उसमें कर रहे हैं खलिहान में मड़ाई कर रहे हैं, खलिहान बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल उसकी लिपाई उपाई अच्छे से होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो जब हम अनाज को घर में बोरियों में भरते हैं या जूट के बोरों में भरते हैं तो जूट के बोरे जो है पूरी तरह से चूने के घोल में धुले हुए होना चाहिए। बिल्कुल साफ़ सुथरे बोरे जो है वो होने चाहिए, या तो उसको चूने में घोल में धुल करके अच्छे से जो है सुखा करके तब उसको प्रयोग में लाना चाहिए। या फिर जब हम घर में जहाँ भी हम इसको स्टोरेज कर रहे हैं तो वो भी बिल्कुल वाटर जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो भी हमको अनाज को स्टोरेज के लिए जो है वो पूसा बिन या पंत बिन या फिर जो है वो स्टील के बने हुए जो है वो ड्रम्स में या फिर जो है वो स्टील के बने हुए, एल्युमिनियम के बने हुए बर्तनों में उसमें हमको स्टोर करना चाहिए। ठीक है, तो उसमें उसको जो है स्टोर करने के पहले जो है वो काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा करना चाहिए। उसको धूप में जो है वो रख करके सुखा लेना चाहिए अच्छे से बर्तन को। उसमें किसी भी प्रकार के कीट का प्रकोप नहीं होना चाहिए। अगर अनाज में नमी की मात्रा ज़्यादा है तो उसको पहले फ़र्श पे अच्छे से सुखा लेना चाहिए, साफ़ सुथरे स्थान पे सुखाना चाहिए। और जब अनाज में जो है वो लगभग 8 से 10% जो है वो लगभग 10 से 12% नमी हो
तब उसको हमको स्टोरेज करना चाहिए। सीड के लिए बीज के लिए जब स्टोरेज कर रहे हैं लगभग 10% नमी होनी चाहिए, और जब हम खाने के लिए स्टोरेज कर रहे हैं लगभग 12% नमी होनी चाहिए। अगर इससे नमी की मात्रा ज़्यादा है तब भी अनाज को कीट काफ़ी प्रभावित करते हैं। और जहाँ पर भी हम अनाज को स्टोर कर रहे हैं वो कमरा, जो इसको हम गोदाम या ग्रेनरी के नाम से जानते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। स्टोरेज करने के पहले एक बार उसको जो है अच्छे से चूने से उसकी पुताई करा देना चाहिए। जो उसमें क्रैक्स एंड क्रेविसेस हैं, गड्ढे वगैरह हैं कमरे में, उसको अच्छे से भर देना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हमको उसमें स्टोरेज करना चाहिए। अगर हम जो है वो हमारे पास ग्रेनरी की व्यवस्था नहीं है तो फिर अगर हम भूसे में स्टोरेज कर रहे हैं, कुछ लोग भूसे में हमारे किसान भाई रखते हैं, तो अगर भूसे में अनाज को रख रहे हैं तो भूसे में जो है वो लगभग दीवार से लगभग 2-2.5 से 3 फीट जो है वो दीवार से छोड़ करके बीच में जो है वो लगभग 1 से लगभग 2-2.5 फीट भूसे के अंदर जो है वो दीवार से छोड़ करके 2-2.5 फीट हमको अनाज को रखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कि मॉइस्चर जो है भूसे में ना जाने पाए और हमारा अनाज जो है प्रभावित ना होने पाए। तो इस प्रकार से साफ़ सुथरा जो है अनाज को प्रयोग करना चाहिए। या फिर जो है वो अनाज के अंदर जो है वो कई प्रकार के, जैसे एक नेचुरल ऑर्गेनिक दवा आती है पारद को जो है वो अनाज में जो है वो जो है लगभग 5 कुंटल में लगभग 4 से 5 गोलियां पारद की आती हैं, उसको हमको जो है वो रखना चाहिए। ठीक है ना, ये एक जो है वो जो है आपका बायो प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा जो है वो केमिकल्स का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। फिमिगेंट्स के लिए एल्युमिनियम फास्फाइड वगैरह हो गया, उसका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और कुछ लोग जो है वो देसी चीज़ों का, तमाम प्रकार की चीज़ों का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो भी बेनिफिट्स है उसके लिए। तो इस प्रकार से अनाज को अच्छे से स्टोरेज करना चाहिए। और कुछ जो है वो जनरली है, जैसे एल्युमिनियम फास्फाइड की गोलियां रखते हैं तो केमिकल के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन आपकी फसल में हो गया है तो हम उस दशा में जो है वो जैसे एल्युमिनियम फास्फाइड की 7 गोलियाँ 21 ग्राम की जो है वो प्रति 21 घन मीटर स्थान की दर से जो है वो रखना चाहिए। ठीक है ना, यानी 1 ग्राम की जो एक गोली होती है एल्युमिनियम फास्फाइड की, जो एक गोली होती है लगभग 3 ग्राम की होती है। तो लगभग 21 ग्राम की जो है गोलियाँ 81 घन मीटर जो एरिया है, ठीक है ना, 81 घन मीटर एरिया में लगभग 7 गोलियों को जो है वो रखना चाहिए। और 0.3% मैलाथियान का घोल बना करके 3 लीटर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से गोदाम के अंदर जो है वो छिड़कना चाहिए। तो मैलाथियान जो है वो सोल्यूशन बना करके जो दर दिया गया है उसको जो है स्प्रे करना चाहिए, जिससे इंसेक्ट जो है वो अच्छे से मर जाए। तो कई प्रकार के ट्रेडिशनल मेथड हैं, फिजिकल मेथड हैं, बायोलॉजिकल मेथड है और केमिकल मेथड है। सबसे पहले हमको कुछ ट्रेडिशनल मेथड जो हमारे हैं, जो हमारे बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, उसको यूज़ करना चाहिए, फिजिकल मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। लास्ट में जब ज़्यादा इन्फेस्टेशन मान लीजिए हो जाता है, उसी दशा में हमको केमिकल्स का यूज़ जो है वो करना चाहिए। तो इस प्रकार से सही मैनेजमेंट करके, उचित प्रबंधन करके हम जो है वो इंसेक्ट पेस्ट को अपनी फसल से जो है वो बचा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो इस प्रकार से आज मेरी जो है क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हम नेक्स्ट क्लास में आपको नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।